हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मून ग्लैड जोन। आज हम लोग बात करेंगे इसमें बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 और बिहार का बजट 2025-26 का। आइए शुरू करते हैं। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये जो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का है, ये 19th नंबर का आर्थिक सर्वेक्षण है दोस्तों। क्योंकि 2006 और 7 से बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाना शुरू हुआ था, तो ये 19वां आर्थिक सर्वेक्षण है बिहार का। इसको जो पेश किए हैं सम्राट चौधरी किए हैं। अच्छा, 2006 और 7 में जो पहली बार पेश किए थे वो कौन किए थे? सुशील कुमार मोदी किए थे। इसको भी याद में रखना है दोस्तों। तो अभी वाले 19th सर्वेक्षण किसने पेश किया? सम्राट चौधरी वित्त मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं। जो इन्होंने पेश किया वो कब किया पेश? 28 फरवरी 2025 को पेश किया। तो ये डेट और किसने पेश किया है, कौन सा नंबर, ये तीनों दोस्तों याद में रखना। अब हम लोग बात करते हैं इसमें जीएसडीपी का। जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का आया, तो उसमें जो पूर्ण आंकड़ा जो आता है 2023-24 का आता है, और 2024-25 का 23-24 का पूर्ण आंकड़ा आता है, और 24-25 का जो होता है अनुमानित आंकड़े होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पूर्ण आंकड़े। जीएसडीपी जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है 2023-24 में इसका आकार है 8.54 लाख करोड़ रुपीस। कितना है दोस्तों? 8.54 लाख करोड़ रुपीस। ये लगभग में है दोस्तों, इसको याद में रखना। वर्तमान चालू मूल्य पे, वर्तमान अथवा चालू मूल्यों पे या करेंट प्राइस पे ये 2023-24 में है 8.54 लाख रुपीस। वहीं पे स्थिर मूल्य पे यानी कांस्टेंट प्राइस पे 2011-12 के जो आधार वर्ष मान के, बेस ईयर मान के, जो उस प्राइस पे अगर देखा जाए तो वर्तमान 2023-24 में जो जीएसडीपी है वो 4.64 लाख करोड़ रुपीस है दोस्तों। ये करेंट प्राइस पे है, ये स्थिर प्राइस पे है। तो करेंट प्राइस और स्थिर प्राइस को कैसे याद रखेंगे? 8.54, ये जो है 8 का आधा है लगभग 4, 54 से 10 ज़्यादा है 64, इसको ध्यान में रखेंगे। 8 से आधा 4, और 54 से 10 ज़्यादा 64। 4.64 लाख करोड़ रुपये है स्थिर मूल्य पे, और वहीं पे चालू मूल्य पे जो है करंट प्राइस पे 8.54 लाख करोड़, इसको याद रखेंगे दोस्तों। जीएसडीपी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे जीएसडीपी में वृद्धि कितना हुआ है। इसमें भी दो प्राइस पे देखेंगे, वर्तमान मूल्य पे देखेंगे और स्थिर मूल्य पे देखेंगे। वर्तमान मूल्य पे जो है वह 14.5% का वृद्धि हुआ है। वहीं पे स्थिर मूल्य पे जो वृद्धि हुआ है 9.2% पे वृद्धि हुआ। और ये दोस्तों याद रखेंगे, इसका जो ईयर है इसको भी ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में ये ईयर दे के पूछा जाएगा। 2023-24 में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पे जीएसडीपी में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? तो 14.5% का वृद्धि हुआ। वहीं पे स्थिर मूल्य पे 9.2% का वृद्धि हुआ। आइए हम लोग अब शुरू करते हैं अन्य आंकड़ों के बारे में। 2011-12 से 2023-24 यानी कि लगभग 13 वर्षों में कितना जीएसडीपी में वृद्धि हुआ है दोस्तों, ये हम लोग देखेंगे। ये तो हम लोगों ने देखा वृद्धि दर, यानी कि पिछले वर्षों की तुलना में कितना वृद्धि हुआ। अब पिछले 13 वर्षों में 2011-12 यानी कि ये जो बेस ईयर है इसकी तुलना में अभी 2023-24 में कितना जीएसडीपी में वृद्धि हुआ, तो इसको गुना के तौर में दिया गया है। जैसे कि करेंट प्राइस पे जो है 3.5 टाइम्स ज़्यादा हो गया है। यानी 2011-12 में जो जीएसडीपी था हमारा 2.47 लाख करोड़ था, जो बढ़ के 8.54 लाख करोड़ रुपीज़ हो चुका है। लगभग 3.5 टाइम्स ज़्यादा हो चुका है। तो यही पूछा गया है दोस्तों, 2011-12 की तुलना में 2023-24 में कितना गुना का वृद्धि हुआ? 3.5 गुना का वृद्धि हुआ। वहीं पे अगर कांस्टेंट प्राइस पे पूछ लिया जाए यही चीज़, तो 2011-12 की तुलना में जो कांस्टेंट प्राइस में 4.64 लाख हुई है, तो 1.8 गुना की वृद्धि हुई है। यहाँ से कांस्टेंट प्राइस पे 1.8 गुना ज़्यादा वृद्धि हुआ है। तो इसमें ये याद रखेंगे, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करेंट प्राइस पे 3.5 गुना। अब हम लोग बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय का, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम 2023-24 में जो करेंट प्राइस पे रहा है दोस्तों 66,828 रुपया रहा प्रति व्यक्ति आय। और वहीं पे जो कांस्टेंट प्राइस है उस पर 36,323 रुपये आते हैं।
रखना है दोस्तों। कांस्टेंट प्राइस पे स्थिर मूल्य पे कितना 36,323, वहीं पे करंट प्राइस पे जो है 66,828 रुपया प्रति व्यक्ति आया है। तो इसको भी याद रखना दोस्तों। ये लास्ट का थ्री डिजिट में थोड़ा सा सिमिलैरिटी ये है, 828, बीच में 2 है, दोनों साइड 88 है। इसमें भी 323, बीच में 2 है, दोनों साइड 3 है। तो इसको इससे कंपेयर करेंगे कि सिमिलर टाइप का है। और वहीं पे 66 है, 36 है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये 66 है, ये 36 है, इधर 323, इधर 828, 66,828, 36,323, इसको ध्यान में रखें हम। जो वृद्धि हुआ है इसको भी देख लेंगे दोस्तों। जो प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुआ है करेंट प्राइस पे 12.8% का वृद्धि हुआ है। वहीं पे जो दोस्तों स्थिर प्राइस पे जो है 7.6% का वृद्धि हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे। स्थिर प्राइस पे कितना वृद्धि हुआ, 7.6% का पर कैपिटा इनकम में, प्रति व्यक्ति आय में। और वहीं पे 12.8% की वृद्धि वर्तमान मूल्य पे हुआ है। आइए हम लोग अब देखते हैं सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिले में रहा। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो रहा है दोस्तों वो पटना का रहा है। पटना में प्रति व्यक्ति आय 1.21 लाख रुपीज़ है, पर लगभग में यह आंकड़ा है दोस्तों। और इसे सबसे अमीर जिला कहा गया है। बिहार का सबसे अमीर जिला किसे घोषित किया गया, पटना को, क्योंकि वहाँ का प्रति व्यक्ति आय 1.21 लाख रुपीज़ है। वहीं दूसरे स्थान पे भी कौन है, बेगूसराय है। दूसरे स्थान पे 49,000 प्रति व्यक्ति आए हैं। फर्स्ट स्थान पे पटना, दूसरे स्थान पे बेगूसराय। वहीं पे सबसे अंतिम स्थान यानी न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला सबसे लास्ट में कौन है, सबसे लास्ट से फर्स्ट नंबर पे शिवहर, क्योंकि यहाँ का मात्र 19,500 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। शिवहर सबसे गरीब जिला है। सबसे गरीब जिला शिवहर है क्योंकि वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय 19,500 रुपया है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों जीएसभीए में हिस्सेदारी, यानी कि सकल राज्य मूल्यवर्धन में हिस्सेदारी कितना है दोस्तों। ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, इसमें जो हिस्सेदारी है 3 क्षेत्रों का हिस्सेदारी होता है दोस्तों। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में वैसे क्रियाकलाप आते हैं जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब जो चीज़ें होती है वो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं, जो कि हमारे जीएसबीए में 2023-24 में जीएसबीए में 19.9% का योगदान दिया गया है इसके द्वारा। और वहीं पे द्वितीयक क्षेत्र द्वारा 21.5% का योगदान दिया गया है दोस्तों। प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र में 1.6% ज़्यादा। वहीं पे दोस्तों जो तृतीयक क्षेत्र है जिसको कि सेवा क्षेत्र बोला जाता है, तृतीयक क्षेत्र को, इसमें 58.6% का योगदान दिया है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का योगदान हम लोगों ने देखा। प्राथमिक क्षेत्र 19.9% का, द्वितीयक क्षेत्र में है दोस्तों 21.5% का। वहीं पे तृतीयक क्षेत्र में जो योगदान है दोस्तों उसके द्वारा दिया गया है 58.6% का। इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब इसमें जो वृद्धि हुआ प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि हुआ 5.6% का वृद्धि हुआ है। वहीं पे द्वितीयक क्षेत्र में जो वृद्धि हुआ है 8.2% का वृद्धि हुआ है। और तृतीयक क्षेत्र में जो वृद्धि हुआ है 10.8% का वृद्धि हुआ है। तो दोस्तों एग्जाम में या तो आंकड़ा पूछ सकता है या तो इसको एक क्रम में सजाने के लिए पूछ सकता है कि सबसे अधिक योगदान किसका है जीएसबीए में। तो सबसे अधिक योगदान किसका, तृतीयक क्षेत्र का, फिर द्वितीयक क्षेत्र का, फिर प्राथमिक क्षेत्र का। सबसे अधिक तृतीयक का, उसके बाद द्वितीयक का, फिर प्राथमिक का। ये भी पूछ सकता है कि तीनों क्षेत्रों में से जो वृद्धि का क्रम है उसको सजाएं। तो उसको सजाना कैसे है, सबसे अधिक जो वृद्धि हुआ वो भी तृतीयक क्षेत्र में हुआ, योगदान भी सबसे अधिक और वृद्धि भी सबसे अधिक। वहीं पे योगदान द्वितीय स्थान पे द्वितीयक क्षेत्र है, वहीं पे वृद्धि में भी द्वितीय क्षेत्र द्वितीय स्थान पे है। और सबसे कम योगदान जो है प्राथमिक क्षेत्र का और सबसे कम वृद्धि भी प्राथमिक क्षेत्र में हुआ है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद रोजगार सृजन, किस क्षेत्र में कितने रोजगार सृजित हुए, यानी कि कितने श्रम बल को रोजगार मिला। रोजगार का अर्थ होता है श्रम बल से दोस्तों, कितने लेबर फोर्स को यहाँ पे रोजगार मिला। प्राथमिक क्षेत्र में जो है दोस्तों पूरे रोजगार का 54.2% श्रमिक को रोजगार मिला है।
जितना भी श्रमिकों को रोजगार मिला साल भर में तीनों क्षेत्रों में मिला के, उसका 54.2%, यानी कि रोजगार देने के मामले में प्राथमिक क्षेत्र सबसे अधिक है। वहीं पे द्वितीय क्षेत्र में, जिसमें कि विनिर्माण आता है, उद्योग धंधे आते हैं, वो सब आते हैं दोस्तों, तो उसमें जो है मात्र 23.6% का रोजगार सृजित किया गया। वहीं पे 22.2 सबसे कम सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र में रोजगार सृजित हुए। यानी कि हम लोगों ने देखा सबसे अधिक जो जीएसबीए में योगदान दे रहा तृतीय क्षेत्र दे रहा, लेकिन रोजगार सबसे कम दे रहा तृतीय क्षेत्र। वहीं पे द्वितीय क्षेत्र जीएसबीए में भी द्वितीय स्थान पे है, योगदान में वृद्धि में भी द्वितीय स्थान पे है, रोजगार देने के मामले में भी द्वितीय स्थान पे है। और प्राथमिक क्षेत्र जो है, कंट्रीब्यूशन जो इसका है, ये सबसे अंतिम स्थान पे है, तृतीय स्थान पे है। वहीं पे इसमें वृद्धि दर भी तृतीय स्थान पे है, परंतु रोजगार जो देने में ये प्रथम स्थान पे है दोस्तों। कितना रोजगार देता है? 54.2% लोगों को, श्रमिकों को रोजगार प्राथमिक क्षेत्रों में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों ये जो आंकड़े हैं, इसमें बजट के जो घाटे होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से देखना है। जैसे कि इसमें दो आंकड़े मैंने यहाँ शामिल किया है। वर्ष 2023-24 का, यानी इसका पूर्ण डाटा आ चुका होता है सर्वेक्षण 24-25 में, और जो 24-25 का जो डाटा है उसको अनुमानित किया जाता है। तो अनुमानित डाटा है 24-25 का और पूर्ण डाटा है 23-24 का। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 प्रकार के घाटे लिए हैं। राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट, उसके बाद राजस्व घाटा लिया है हमने जो रेवेन्यू डेफिसिट है, और एक प्राथमिक घाटा लिया जो कि प्राइमरी डेफिसिट है। इस 3 प्रकार के घाटे को लिया है। राजकोषीय घाटा जो है दोस्तों, जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, राजकोषीय घाटा जो होता है, जो टोटल खर्च जितना होता है, टोटल व्यय में उधार छोड़ के, उधार रहित प्राप्ति, यानी कि उधार रहित प्राप्ति घटा रहे, यानी कि उधार को इसमें जोड़ रहे हैं। ये भी ध्यान में रखना होता है, उधार इसमें शामिल होता है, उधार या लोन जो होता है शामिल होता है। राजकोषीय घाटा में उधार या लोन शामिल होता है, और इसका फॉर्मूला होता है कुल व्यय में से उधार रहित प्राप्ति को घटा दिया जाए तो उसको बोला जाता है राजकोषीय घाटा। तो हमारा यहाँ राजकोषीय घाटा कितना हुआ है दोस्तों? 4.2% ऑफ जीएसडीपी। राज्य के कुल जीएसडीपी का 4.2% हमें राजकोषीय घाटा हो गया है। तो इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों, राजकोषीय घाटा कितना हुआ? 4.2% का। वहीं पे जो अनुमानित है राजकोषीय घाटा 2024-25 के लिए 2.98% का है। हुआ कितना है एक्चुअल में 2023-24 में? 4.2% का, जीएसडीपी का 4.2% राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट हुआ। और अमाउंट में पूछ लिया जाए तो 35,660 करोड़ रुपया। कितना? 35,660 करोड़ रुपया का राजकोषीय घाटा हुआ। वहीं पे जो अनुमानित है 2024-25 में 29,095 करोड़ रुपया का घाटा होने का अनुमान है 2024-25 में। तो आइए देखते हैं फिर 25-26 जो बजट के अनुसार जो बताया गया यही चीज़ 32,000 करोड़ का लगभग अनुमान किया गया कि 32,000 करोड़ के आसपास घाटा होगा हमें 25-26 में। और 24-25 में कितना का अनुमान है? 29,095 करोड़ का। और इससे पहले अगर हम लोग बात करें, जैसे 23-24 में 35,660 करोड़ का घाटा हुआ है, वहीं पे 22-23 में जो घाटा हुआ था उससे पहले, एक साल पहले 44,000 करोड़ का घाटा हुआ है दोस्तों। यहाँ लगातार घाटा में कमी आ रहा है, तो जो कि अच्छा बात है। 44,000 करोड़ से 35,000 करोड़ आया 23-24 में, फिर इसमें अनुमानित है 29,000 करोड़, फिर 25-26 में थोड़ा सा बढ़ गया 32,000 करोड़ के आसपास अनुमान किया गया है दोस्तों। और ये जो एक्चुअल जो घाटा 23-24 में, ये डाटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 23-24 का, तो 4.2% ऑफ जीएसडीपी है, और ये 2.98% ऑफ जीएसडीपी। दोस्तों अनुमान जो किया जाता है ऑलवेज जो 3% के आसपास अनुमान किया जाता है, क्योंकि लक्ष्य होता है सरकार का राजकोषीय घाटा 3% के आसपास रहे, परंतु जब एक्चुअल आता है तो वो थोड़ा 4% के आसपास चला जाता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अनुमानित है इसलिए 2.98% है, इसको ध्यान रखेंगे। अब
हम लोग बात करते हैं राजस्व घाटा का। हम लोगों ने फिस्कल डेफिसिट देखा, राजकोषीय घाटा। अब हम लोग राजस्व घाटा का बात करते हैं। राजस्व घाटा यानी वैसा घाटा होता है जो कि राजस्व का जो हमें व्यय होता और राजस्व की जो प्राप्ति होती है उसके अंतर जो होते हैं वो होते हैं राजस्व घाटा। यानी कि हमारा राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। राजस्व व्यय यानी कि जो हम हमारे सरकार के द्वारा सैलरी, पेंशन, छात्रवृत्ति ये सब जो दिए जाते हैं उनसे उन्हें ही राजस्व व्यय बोला जाता है। और राजस्व प्राप्ति जो होता है सरकार को जो प्राप्ति होता है टैक्स से प्राप्ति होता है और अन्य क्रियाकलापों से प्राप्ति जो होता है सरकार को, उसे ही राजस्व प्राप्ति कहते हैं। यानी कि बिहार में जो राजस्व घाटा है वो राजस्व घाटा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे व्यय ज़्यादा नहीं होता है जितनी प्राप्ति होती है, इसलिए यहाँ पे राजस्व बचत है। यानी कि यहाँ प्राप्ति थोड़ी अधिक हो जा रही है राजस्व व्यय जितना हमारा है, तो अधिशेष हो जा रहा है, यानी कि पैसा हमारे पास ज़्यादा आ गया, तो राजस्व बचत है। कितना बचत है? 2833 करोड़ रुपया 2023-24 में है। 2023-24 में कितना राजस्व हमारे पास बचा? 2833 करोड़, जो कि जीएसडीपी का 0.3% होता है। तो ये एक अच्छा साइन है दोस्तों कि हमारे पास ये 2833 करोड़ रुपया राजस्व बचत है, ना कि राजस्व घाटा है। इसको ध्यान में रखेंगे, रेवेन्यू सरप्लस है। और वहीं पे अनुमानित जो किया गया 2024-25 के लिए राजस्व घाटा, जो कि राजस्व बचत ही अनुमानित किया गया अधिशेष, इसमें भी 1121 करोड़ रुपया का अनुमान किया गया कि इतना रुपया हमें बच जाएगा, जो जीएसडीपी का लगभग 0.1% होता है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट, 1121 करोड़ का अनुमान है और हमें एक्चुअल में जो अधिशेष बचा है कितना? 2833 करोड़ रुपया बचा है पिछले 2023-24 में। ये हो गया दोस्तों हमारा राजस्व घाटा। अब हम लोग बात करते हैं प्राथमिक घाटा का। प्राथमिक घाटा दोस्तों कुछ नहीं होता है, ये जो होता है जैसे राजकोषीय घाटा है, इसी में से राजकोषीय घाटा हम फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट को घटा दें। जो सरकार इंटरेस्ट पे करती है साल भर में, उसे फिस्कल डेफिसिट में घटा दिया जाए तो वो प्राथमिक घाटा हो जाता है दोस्तों। तो देखें हम लोग यहाँ पे 18,054 रुपए जो है हमारा प्राथमिक घाटा है, जो कि हमारा राजकोषीय घाटा 35,660 करोड़ था। इसका लगभग आधा है हमारा प्राथमिक घाटा है, यानी 4.2% ऑफ जीएसडीपी। तो इसका आधा 2.1% ऑफ जीएसडीपी हमारा प्राथमिक घाटा है। ये डाटा दोस्तों 2.1% ऑफ जीएसडीपी जो प्राइमरी डेफिसिट है, और ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है हमारा, फिस्कल डेफिसिट जो है 4.2% ऑफ जीएसडीपी है, इसका जस्ट आधा। ये दोनों डाटा एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। और जो 18,054 करोड़ का हमारा हमें जो प्राथमिक घाटा हुआ 23-24 में, वही 24-25 में अनुमान किया गया 8,569 करोड़ रुपए। 8,569 करोड़ रुपए, यानी जितना एक्चुअल में हमें घाटा हुआ उससे 10,000 करोड़ कम का अनुमान करके चला गया है दोस्तों। ये भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। ऐसे अगर डाटा कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो हमें दिमाग में लंबे समय तक बनाए रखने में आसानी होती है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों अन्य क्षेत्रों में क्या क्या प्रगति रही है, क्या हमारा परफॉर्मेंस रहा है, उसको देखते हैं। 2011 से 2024 के बीच में परिवहन और संचार क्षेत्र में दोस्तों, परिवहन और संचार क्षेत्र में ये ध्यान में रखेंगे, परिवहन और संचार क्षेत्र में जो है तेजी से वृद्धि जो किया है उसमें 3rd स्थान पे है बिहार। पूरे देश में जो तेजी से वृद्धि किया है परिवहन और संचार क्षेत्र में, उसमें 3रा स्थान पे बिहार है। कितना परसेंट का दर से वृद्धि किया है दोस्तों? 7.6% की दर से वृद्धि किया है, इसको ध्यान में रखेंगे। और स्थान कितना? 3रा। और सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार का स्थान राज्य टोटल राज्यों में से कितना है? 8वां स्थान है। पूरे भारत देश में सड़क के नेटवर्क के मामले में बिहार का स्थान 8वां है। वहीं पे तेजी से विकास करने में 3rd रैंक पे है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों श्रम सहभागिता का, यानी श्रमिक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। एक रिपोर्ट आता है PLFS रिपोर्ट, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट। इसके अनुसार क्या होता है दोस्तों? लेबर का पार्टिसिपेशन, उसका वर्किंग और अनएम्प्लॉयमेंट,
ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो यानी इसमें 3 प्रकार के रिपोर्ट जारी किए गए हैं 2023-24 के अनुसार। 2023-24 में LFPR यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, हिंदी में इसको बोला जाए श्रम शक्ति सहभागिता दर। श्रम शक्ति सहभागिता दर, नाम में ही एक सहभागिता, जो सहभागी हो सकते हैं श्रम शक्ति में, कितने 15+ ईयर के जो व्यक्ति हैं, उनसे ज़्यादा व्यक्ति जो हैं, जो कि श्रम शक्ति सहभागिता दर है। यानी कि ऐसे लोग जो 15+ हैं और जो रोजगार कर रहे हैं अथवा रोजगार की तलाश में हैं, ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है LFPR में। तो जिसमें कि 55% LFPR है दोस्तों बिहार का। LFPR कितना है दोस्तों? 55% श्रम शक्ति सहभागिता दर। वहीं पे WPR वो होता है कि जो कि श्रम शक्ति रोजगार कर रहे हैं, एक्चुअली में एम्प्लॉयड है, उसको WPR बोला जाता है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, यानी कि वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो कितना है दोस्तों? 53.2% है। यानी कि LFPR 55 है, WPR 53.2% है। वहीं पे UR जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी दर जो है, बिहार में 3% रही है। 2023-24 में कितना परसेंट रहा है? 3% रहा है। इसको ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों। ये दोनों इंपॉर्टेंट डाटा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना रहा बिहार में? 3%, जबकि भारत स्तर पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 3.2% है, 0.2% अधिक है बिहार से भारत में बेरोजगारी। इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं फसल का। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है, चावल में के उत्पादन में 21% की वृद्धि हुई है 22-23 की तुलना में 23-24 में। यानी एक साल में जो 21% की वृद्धि हुई चावल में, इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। गेहूं के उत्पादन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 10.7% की वृद्धि हुई है। इससे लगभग आधा गेहूं के उत्पादन में इस दर एक साल में वृद्धि हुई है। 2022-23 से 23-24 में 10% की वृद्धि गेहूं में हुई है, 10.7 की। मक्का में जो हुई है वृद्धि दोस्तों, 66.6% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है मक्का में? 66.6% की वृद्धि हुई है। कब से कब तक? लेकिन इसमें ध्यान रखना, 2021 से लेके 23-24 के बीच में, यानी कि 3 साल के बीच में ये हुआ है। 3 साल में कितना वृद्धि हुआ? 66.6%। ये दोनों एक एक साल में वृद्धि हुआ है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। चावल में 21% की, गेहूं में 10.7% की, मक्का में 66.6%, 3 वर्ष में। बस ये ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार मखाना की बात करें, मखाना बिहार में जो मखाना है पूरे देश का सबसे अधिक यानी 85% का उत्पादन होता है। बिहार का स्थान पहला है मखाना उत्पादन में। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोला गया है दोस्तों? दरभंगा बिहार में खोला गया। दरभंगा बिहार में मखाना का अनुसंधान केंद्र खोला गया। वहीं पे मखाना बोर्ड का स्थापना घोषणा किया गया है केंद्रीय बजट में। कहाँ पे खुलेगा दोस्तों? वो बिहार में खुलेगा। बिहार में खुलेगा ये मखाना बोर्ड का स्थापना। कहाँ होगा? बिहार में, जो कि केंद्रीय बजट में घोषणा किया गया। ये मखाना से कुछ फैक्ट हो गया। हाँ, मखाना से और एक फैक्ट है दोस्तों, 2022 में इसे GI टैग दिया गया। ये साल इम्पोर्टेंट है कि मखाना को GI टैग कब मिला, तो 2022 में मिला। 2025 में इसको HS कोड मिला है दोस्तों, निर्यात करने में वो सहायक होता है HS कोड। 2025 में मखाना को HS कोड प्राप्त हुआ, 2022 में GI टैग प्राप्त हुआ। इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं ऊर्जा खपत का। ऊर्जा खपत यानी कि बिजली प्रति व्यक्ति, जो बिजली का खपत 23-24 में टोटल जो हुआ, प्रति व्यक्ति बिजली का खपत 363 किलोवाट आवर, यानी कि 363 यूनिट। किलोवाट आवर दोस्तों यूनिट होता है। 363 किलोवाट आवर प्रति व्यक्ति हुआ। यानी कि दोस्तों 365 दिन होता साल में, और यहाँ पे 363 यूनिट बिजली एक व्यक्ति खर्च किया। यानी कि लगभग एक यूनिट बिजली प्रति व्यक्ति प्रति दिन खर्च किया गया है दोस्तों। इससे ये ध्यान में रखना है। लेकिन ये ध्यान में रखना 365 भी ऑप्शन में रह सकता है, तो 363 ही मानना, 2 कम हुआ है। ठीक है। तो बिजली की कुल खपत में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा है? बिजली का कुल खपत में कृषि क्षेत्र का जो हिस्सा रहा है 17.6% का हिस्सा रहा है।
कितना ना, जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों में जो बिजली का खपत होता है, उद्योग में खपत होता है, घरेलू कार्य में खपत होता है, अन्य जगह पे खपत होता है, वही उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में जो खपत होता है, कृषि क्षेत्र का इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 17.6% का डाटा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में पेश किया गया कि बिजली का जो कुल खपत हुआ है क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में 17.6% का खपत हुआ है। इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। और एक चीज़ दोस्तों, 125 यूनिट बिजली जो मुफ्त दिया गया प्रति परिवार, वो कब से दिया गया? 1 अगस्त से दिया गया, ये लागू है दोस्तों। 125 यूनिट बिजली फ्री है। और वहीं पे दोस्तों किसानों को जो बिजली दिया जाता है खेती कार्य करने के लिए, मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट उनसे चार्ज लिए जाते हैं। ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि सब्सिडी सरकार उन्हें देती है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों की जनसंख्या के बारे में। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में बच्चों की जनसंख्या के बारे में आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, इसलिए हम लोग देखते हैं। 4.98 करोड़ बच्चे हैं राज्य में। राज्य में कितने बच्चे हैं? 4.98 करोड़, यानी 5 करोड़ में 2,000 ही कम है। 4.98 करोड़ बच्चे यहाँ पे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो है 89.9%, यानी कि 90%। ग्रामीण में 90% बच्चे हैं, शहरी में 10% बच्चे हैं। तो 89.9, 10.1% शहर में, यानी बहुत ज़्यादा बच्चे गाँवों में हैं। 4.98 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है बच्चों का। बच्चों से एक चीज़ दोस्तों, बिहार में जो बाल बजट की शुरुआत हुई है 2013-14 से हुआ। कब से बिहार में बाल बजट का शुरुआत हुआ? 2013-14 से शुरुआत हुआ। और ये बाल बजट पेश करने वाला कौन सा राज्य है? थर्ड राज्य है दोस्तों। बाल बजट पेश करने वाला बिहार कौन सा राज्य है? थर्ड राज्य है। अब हम लोग अगला फैक्ट देखते हैं, पर्यावरण से जुड़ा हुआ। जल जीवन हरियाली मिशन। दोस्तों जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 5 साल में, 5 साल यानी कि 2019 से 24 के बीच में कितने पौधे लगाए गए? 1573 लाख पौधे लगाए गए। कितने दोस्तों पौधे लगाए गए? 1573 लाख पौधे लगाए गए हैं। इसको ध्यान में रखना, 1573 लाख पौधे। ये आंकड़े डायरेक्ट पूछे जा सकते, कब से कब तक? 2019 से 2024 के बीच में, 5 साल के बीच में लगाए गए। और दोस्तों जल जीवन हरियाली मिशन से एक और फैक्ट है दोस्तों, COP28 जो दुबई में हुआ था, उसमें इस जो योजना है जल जीवन हरियाली मिशन योजना बिहार सरकार का, इसको COP28 में जो है रिकॉग्नाइज किया गया था, सराहा गया था, सराहना किया गया था इस योजना का। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिहार सरकार की किस योजना को COP28 में रिकॉग्नाइज किया गया था, यानी कि सराहा गया था। तो जल जीवन हरियाली मिशन को किया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। वन से और एक फैक्ट है दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में जो आया है, हर 2 साल में आता है ये रिपोर्ट। इस पे डिटेल वीडियो मैंने इसी चैनल पे इससे पहले वाला वीडियो में कराया है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। तो ये इसके अनुसार जो एक आंकड़ा आर्थिक सर्वेक्षण में पेश किया गया वो ये है कि 2011 से 23, दोस्तों यहाँ पे बहुत से आंकड़े जो है 2011 से वर्तमान तक को लिया गया है, ताकि कंपेयर किया गया कि कितना वृद्धि हुआ उसमें। तो यहाँ पे भी इसमें पेश किया गया 2011 से 2023 तक वनाच्छादन में, यानी कि फॉरेस्ट कवर में 687 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ। 687 दोस्तों याद रखना, ये आसपास का संख्या 6, 8, 7, 6 फिर 8 फिर 7, 6, 7, 8 नहीं है, 6, 8, 7 है, इसको ध्यान में रखना। 6, 8 फिर 7 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ। कितने सालों में दोस्तों? लगभग ये 12 सालों में, 12 साल में 687 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का वनाच्छादन एरिया में बिहार में वृद्धि हुआ है। अब हम लोग वर्षा का बात करते हैं दोस्तों। वर्षा जो है यहाँ पे राज्य में 2023-24 के दौरान में सर्वाधिक वर्षा जो है किशनगंज में हुआ। वैसे हम लोग को पता है सबसे अधिक वर्षा जो किशनगंज में होता है, इसको बिहार का चेरापूंजी कहा जाता है दोस्तों, किशनगंज को। वहीं पे जो न्यूनतम वर्षा जो हुआ 2023-24 में अरवल में हुआ है दोस्तों। 2023-24 में सबसे कम वर्षा कहाँ पे हुई है? अरवल में हुई है। इसमें दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है, सर्वाधिक वर्षा हमेशा किशनगंज में ही होता है लगभग,
लेकिन हर साल जो न्यूनतम वर्षा बदल जाता है। साउथ बिहार के कुछ जिलों में कभी जहानाबाद हो जाता, कभी कैमूर हो जाता, कभी अरवल हो जाता, तो इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे कम वर्षा कहाँ हुई है? 2023-24 में अरवल में हुई है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब बिहार में ग्रीन बजट की शुरुआत, हरित बजट जो बिहार में आया है वो 2020-21 से शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ दोस्तों? 2020-21। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बिहार पहला राज्य है, क्योंकि बिहार पहला राज्य है इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो ग्रीन बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य बना है। तो अभी भी हम अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा जो 2013-14 में बाल बजट पेश किया गया था सबसे पहले। और सबसे पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश हुआ था? 2006-07 में सुशील मोदी के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे पहली बार, फर्स्ट टाइम इन बिहार। 2006-07 में इकोनॉमिक सर्वे फर्स्ट टाइम बिहार में पेश किया गया। 2013-14 में पहली बार बाल बजट पेश किया गया। 2020-21 में हरित बजट पहली बार पेश किया गया राज्य में। आइए हम देखते हैं। और अब हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है ये खाद्यान्न और कृषि सब देखते हैं। कृषि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे बिहार के एग्जामों में क्वेश्चन बनना, और बीपीएससी एग्जाम में स्पेशली। जैसे कि हम लोगों ने अभी इससे पहले कृषि में देखा था कि चावल में, गेहूं में, मक्का में कितना कितना परसेंट का वृद्धि हुआ। चावल में देखे थे 21% का वृद्धि हुआ, मक्का में 10.7% का वृद्धि हुआ, गेहूं में। और मक्का में वही वृद्धि 66.6% का वृद्धि जो हुआ था 3 साल में हुआ था। इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि अब ये जो भी अनाज है, जो भी फसल है, उनके उत्पादन में और उत्पादकता, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में कौन से जिले जो है प्रथम स्थान पे हैं, उसको देखते हैं। जैसे कि चावल का बात करें तो चावल जो है रोहतास में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। सबसे अधिक उत्पादन कहाँ हुआ? रोहतास में। दोस्तों टोटल जो खाद्यान्न है, इससे पहले देख लेते हैं, 231.15 लाख टन है। टोटल खाद्यान्न का उत्पादन राज्य में कितना हुआ? 231.15 लाख टन हुआ है। अब हम लोग आते हैं इस पे। चावल का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ हुआ है? रोहतास में हुआ है। वहीं पे चावल का जो उत्पादकता की दृष्टि से जो प्रथम स्थान पे है वो है दोस्तों रोहतास। वो यानी उत्पादन में भी प्रथम है और उत्पादकता में भी प्रथम है। वहीं पे दोस्तों गेहूं का अगर बात करें तो गेहूं उत्पादन में भी रोहतास ही प्रथम है, चावल में भी प्रथम है। लेकिन उत्पादकता, उत्पादकता यानी कि प्रति हेक्टेयर खेत में कितना केजी का गेहूं का उत्पादन जो हुआ, उसमें बेगूसराय नंबर 1 पे है। टोटल उत्पादन में रोहतास नंबर 1 पे है, लेकिन प्रति हेक्टेयर देखा जाए तो बेगूसराय में अधिक उत्पादन हो रहा है। आइए इसको मैप पे देखते हैं दोस्तों। ये है हमारा दोस्तों रोहतास, और ये है दोस्तों हमारा बेगूसराय। रोहतास में अभी 3 फैक्ट हमने देखा। चावल का उत्पादन में प्रथम है और उत्पादकता में भी प्रथम है। वहीं पे गेहूं उत्पादन में प्रथम है। गेहूं उत्पादन में रोहतास प्रथम है, परंतु गेहूं का जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी जो है दोस्तों, उसमें प्रथम स्थान पे बेगूसराय है। इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं मक्का का। चावल और गेहूं देख लिए, अब मक्का देखते हैं। मक्का का सबसे अधिक जो उत्पादन हुआ है पूर्णिया में हुआ है, वहीं उत्पादकता जो है किशनगंज में है। दोनों आसपास जिले हैं दोस्तों। सीमांचल में रबी के मौसम में सबसे अधिक वर्षा होती, सबसे अधिक मक्का की खेती होती है। तो वहीं पे पूर्णिया में जो है ये उत्पादन में प्रथम है, मक्का उत्पादन में प्रथम है। किशनगंज जो है दोस्तों उत्पादकता में, उत्पादकता में किशनगंज प्रथम है, पूर्णिया उत्पादन में प्रथम है। ये मक्का का बात कर रहे हैं दोस्तों हम। अब हम लोग बात करेंगे लीची का। लीची के जो उत्पादन में है मुजफ्फरपुर सबसे प्रथम स्थान पे है।
मुजफ्फरपुर का लीची वैसे भी फेमस है, तो ये एग्जाम में बन सकता है दोस्तों क्वेश्चन। और लीची का जो उत्पादन जो होता है पूरे बिहार, पूरे राज्य, पूरे देश में बिहार में सबसे अधिक उत्पादन होता है। लगभग 70% के आसपास लीची का उत्पादन बिहार में होता है। मखाना में भी प्रथम स्थान है दोस्तों, उसमें भी 85% जो उत्पादन है बिहार में होता है, और लीची भी। और लीची में प्रथम जो जिला है वो मुजफ्फरपुर है। अब हम लोग गन्ना का बात करें, गन्ना के उत्पादन में पश्चिमी चंपारण है दोस्तों। क्योंकि गन्ना जो है, गन्ना बेल्ट जो है हमारे राज्य का, ये वाला एरिया है दोस्तों, गन्ना बेल्ट। इधर सबसे अधिक गन्ना होता, तो गन्ना उत्पादन में पश्चिमी चंपारण नंबर 1 पे है दोस्तों। यहाँ पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, पूर्वी चंपारण, ये सब में गन्ना की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक उत्पादन हुआ है गन्ना। अब हम लोग दलहन का बात करते हैं। दलहन के उत्पादन में पटना नंबर 1 पे है, क्योंकि पटना नदी के किनारे है और टाल एरिया है। और जो टाल एरिया होता है दलहन के उत्पादन के लिए सबसे अनुकूल होता है, तो पटना में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन हुआ। मछली उत्पादन, मछली उत्पादन दोस्तों मधुबनी में हुआ है सबसे अधिक। इधर के क्षेत्रों में दोस्तों पानी का जमाव रहता है हमेशा, तो मधुबनी में जो है मछली का सबसे अधिक उत्पादन हुआ। मछली का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ हुआ दोस्तों? मधुबनी में हुआ। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और हम लोग अब देखते हैं कुछ अन्य तथ्य। सर्वाधिक उत्पादकता वाला अनाज। अब ये दोस्तों ऐसा है कि 1 हेक्टेयर में सबसे अधिक कौन सा अनाज का उपज हुआ है? चावल का, गेहूं का, मक्का का, अन्य जो भी कोई फसल हो, तो उसमें मक्का का जो है उत्पादन दोस्तों प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक हुआ है। यानी उत्पादकता, सबसे अधिक उत्पादकता देने वाला अनाज कौन सा हो गया दोस्तों? हमारा मक्का हो गया। इसको ध्यान में रखेंगे। वहीं पे धान और गेहूं के उत्पादन में बिहार का स्थान जो है, बिहार का स्थान दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है, बिहार का स्थान पूरे राज्य में कितना है? 6ठा है। क्योंकि धान और गेहूं मुख्य अनाज है हमारे खाने का, तो इसलिए इसका जो रैंकिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बिहार का मुख्य खाद्य मतलब अनाज में भी यही आता है दोस्तों, तो ऐसे में 6 रैंक पे है। इसको ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। धान और गेहूं के उत्पादन में बिहार का स्थान 6 स्थान है। वहीं पे मशरूम, लीची और मखाना। मशरूम, लीची और मखाना। मखाना भी पता है दोस्तों, अभी हम लोगों ने पढ़ा। लीची भी पढ़ा अभी। बिहार में 70% लीची का उत्पादन होता है पूरे देश का। मखाना 85% उत्पादन करता है पूरे देश का बिहार। वहीं मशरूम भी दोस्तों सबसे अधिक उत्पादन जो होता है बिहार में ही होता है। मशरूम उत्पादन में भी बिहार नंबर 1 पे है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कृषि के आंकड़े देखे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार। इसको ध्यान में रखना। अब हम लोग बात करते हैं बिहार बजट 2025-26 का। वो हम लोगों ने देखा था आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। अब हम लोग देखेंगे बिहार का बजट 2025-26 का। तो इस बिहार बजट 2025-26 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कब पेश किया गया। 3 मार्च 2025 को पेश किया गया। वहीं पे 28 फरवरी को क्या पेश किया गया था? इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था। बजट कब पेश किया गया दोस्तों? 3 मार्च 2025 को, इससे 3 दिन बाद। और आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश हुआ? 28 फरवरी को। दोनों पेश करने वाले कौन थे? वही वित्त मंत्री सम्राट चौधरी। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों उन्हीं के द्वारा पेश किया गया। अब हम लोग देखते हैं बजट का आकार कितना रहा, मतलब कितने का बजट लाया गया। 3,16,895 रुपये का बजट लाया गया। 25-26 के लिए 3,16,895 रुपया का बजट लाया गया, जो राउंड फिगर में लगभग देखा जाए तो 3.17 लाख करोड़, 3.17 लाख करोड़ रुपये का बजट 2025-26 के लिए लाया गया। जो वृद्धि है, यानी पिछले साल की तुलना में कितना अधिक रुपये का बजट है, तो 38,169 करोड़ रुपए अधिक बजट है। यानी कि 2024-25 में जो बजट आया था उससे 38,169 करोड़ रुपया बढ़ा के 3,16,895 करोड़ रुपया लाया गया। जो कि परसेंटेज में अगर वृद्धि देखा जाए कि पिछले साल की तुलना में कितना परसेंट अधिक बजट को लाया गया, तो 13.69% अधिक बजट इस बार का पेश किया गया। 13.69। दोस्तों इन दोनों आंकड़े में भी देख सकते हैं 6969 लास्ट में है। यहाँ पॉइंट है, पॉइंट की जगह 1 है, 3813। इसको ध्यान में रखेंगे, ये लास्ट वाला 6969। कुछ कुछ चीज़ें होती कोरिलेट करते हैं, तो आगे ऑप्शन को एलिमिनेट करने में और दिमाग में उसको अरेंज करने में आसानी होती है डाटा को। तो 38,169 करोड़ अधिक लाया गया है।
का बजट इस बार लाया गया है, और परसेंटेज में देखें तो 13.69% का अधिक बजट इस बार लाया गया है। आइए हम लोग देखते हैं अब डाटा वर्ष 2024-25। दोस्तों, वर्ष 2024-25 का जो आंकड़ा है अनुमानित है, और 25-26 के लिए जो बजट पेश किया गया उसमें भी अनुमानित ही आंकड़ा है। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा तो 23-24 का इकोनॉमिक सर्वे में, जिसका कि एक्चुअल डाटा था, उसके बाद 24-25 का जो अनुमानित था वही डाटा एज इट इज़ यहाँ पे है। इसमें अलग से कुछ नहीं है दोस्तों, सेम चीज़ें हैं, बस इसमें एक ऐड हुआ है 25-26 का अनुमानित डाटा। बस इसको हम लोग देखते हैं, सेम चीज़ है दोस्तों। फिजिकल डेफिसिट बता ही दिए कि कुल व्यय में उधार को छोड़ के जो भी कुल जो प्राप्ति है उसको अगर घटा दिया जाए तो ये हमारे पास राजकोषीय घाटा हो जाता है। और इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो उधार है, जो लोन है, उसको शामिल किया जाता है राजकोषीय घाटा में। इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। जो राजकोषीय घाटा अनुमानित, जैसा हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, लगभग अनुमान जो किया जाता है 3% के आसपास किया जाता है, तो 2.98% अनुमानित है। तो इसमें भी अनुमान तो किया है, तो अनुमान तो वही होगा, 2.98% ऑफ जीएसडीपी हो जाएगा दोस्तों। ये परसेंटेज में तो सेम हो जाएगा, परंतु दोस्तों यहाँ पे संख्या में बदल जाएगा, अमाउंट बदल जाएगा, क्योंकि ये इस साल के अनुमानित जीएसडीपी के अनुसार होता है, ये अगले साल के अनुमानित जीएसडीपी के अनुसार होता है। परसेंटेज इसलिए सेम रह जाता है, अमाउंट बदल जाता है, क्योंकि जीएसडीपी का आकार भी बदलता है। तो जीएसडीपी का आकार बदलेगा तो उसका अमाउंट बदलेगा, परंतु परसेंटेज तो वही रहता है, लक्ष्य तो वही रहता है, 3% के आसपास हमें राजकोषीय घाटा रखना है, फिजिकल डेफिसिट रखना है। तो 29,095 करोड़ रुपये जो है 24-25 का अनुमानित है, वहीं 25-26 में इसको अनुमान करके 32,718 करोड़ रुपया, लगभग 3,000 करोड़ रुपया ज़्यादा का अनुमान किया कितना हमें राजकोषीय घाटा होगा 25-26 में। तो इन दोनों को रखेंगे, परसेंटेज में सेम है। अब दोस्तों हम लोग राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट का बात करते हैं। ये पहले भी हम लोगों ने देखा आर्थिक सर्वेक्षण में 1,121 करोड़, 1,121 करोड़ का जो हमें राजस्व घाटा नहीं होकर राजस्व बचत हुआ है, सरप्लस रहा है। हमें क्या रहा है, ये इतना पैसा अधिशेष रहा है, सरप्लस रहा है, 1,121 करोड़ रहने का उम्मीद है, अनुमान है दोस्तों। वहीं पे 25-26 में जो अनुमान किया गया 8,831 करोड़ रुपया। दोस्तों अनुमान बहुत ही ज़्यादा किया गया, 8,831 करोड़ रुपया का ये अनुमान है कि हमें इतना रेवेन्यू जो होगा हमें सरप्लस होगा, इतना राजस्व हमें बचत हो जाएगा, जो कि जीएसडीपी का लगभग 0.8% होगा। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों बिहार जैसे राज्यों के लिए। तो 8,831 करोड़ रुपए राजस्व में बच जाना बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन अनुमानित है दोस्तों, देखा जाएगा आगे। अब हम लोग प्राथमिक घाटा का बात करते हैं। प्राइमरी डेफिसिट क्या? प्राइमरी डेफिसिट हम लोगों ने देख ही लिया था, राजकोषीय में ब्याज जो अदा कर दिया जाता है उसको घटा के जो भी घाटा बचता है उसे ही प्राइमरी घाटा बोला जाता है। तो प्राइमरी घाटा तो अनुमानित था 8,569 करोड़ रुपया। हम लोगों ने आर्थिक सर्वेक्षण में भी देखा था 24-25 के लिए अनुमानित 8,569 करोड़ रुपया है, लेकिन 25-26 के लिए जो अनुमानित है कि प्राइमरी घाटा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 9,704 करोड़ रुपया, 9,704 करोड़ रुपया। इसको भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो इसमें जो अगला आंकड़ा है दोस्तों, हम लोग आते हैं उस पर। जो व्यय जो होता है दोस्तों, वो दो प्रकार का व्यय होता है, एक होता है राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। सरकार जो पैसा खर्च करती है वो दो टाइप से करती है, एक राजस्व में करती है जिसमें कि सैलरी, पेंशन, अन्य जो कल्याणकारी योजनाओं में होती है, तो उसमें राजस्व व्यय होता है सरकार का। और पूंजीगत व्यय होता है जैसे कि पुल निर्माण, सड़क निर्माण, ये सब पूंजीगत व्यय है, क्योंकि यहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट होती है। तो पूंजीगत या पूंजी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो ये दो प्रकार से पैसे सरकार खर्च करती है। सरकार ज़्यादा राजस्व व्यय में खर्च करती है, तो राजस्व व्यय कितना, जैसे कि 3.17 लाख करोड़ का है दोस्तों लगभग बजट, तो उसमें जो राजस्व व्यय है 2.52 लाख करोड़ रुपीस राजस्व व्यय लगभग खर्च होगी। कितने का होगी दोस्तों? 2.52 लाख करोड़ के आसपास, जो कि बजट का 79.5% होगा। लगभग 80% जो बजट है हमारा वो राजस्व व्यय में चला जाएगा। वहीं पे पूंजीगत व्यय जो होगा मात्र 64,800, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों। पूंजीगत व्यय कितना? 64,894 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, हमारा पूंजीगत व्यय होगा, जो कि पूरे बजट का
20.48% होता है दोस्तों। ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो 100% ऑफ बजट हो जाएगा। तो 20.48% यानी कि 20.5% जो खर्च किया जाएगा हमारा पूंजीगत व्यय होगा। वही राजस्व व्यय 80%, 79.78% जो है वो राजस्व व्यय में जाएगा। तो ये दो प्रकार का व्यय हो गया दोस्तों। अब हम लोग ये करते बजट का जो है किस किस क्षेत्र में दिया गया। सारा क्षेत्र उतना इम्पोर्टेंट नहीं दोस्तों, लेकिन सबसे अधिक जो दिया गया वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है शिक्षा में। शिक्षा में 60,964.8 करोड़, 60,964.8 करोड़ लगभग इसको बोला जा सकता है 61,000 करोड़, 61,000 करोड़ इसको लगभग बोला जा सकता है दोस्तों। 60,964.8 करोड़ रुपया जो शिक्षा में व्यय किया गया। जो टोटल बजट का जितना बजट है 3.17 लाख करोड़ का, 19.24% ऑफ बजट का 19%, 19.24% यानी 19% शिक्षा पे सिर्फ खर्च हो रहा। और द्वितीय स्थान पे स्वास्थ्य है, हेल्थ सेक्टर पे कितना दिया गया 20,335.8 करोड़ रुपया। 20,000 करोड़ रुपया जो खर्च किया जा रहा है वो स्वास्थ्य पे किया जा रहा है। शिक्षा से डायरेक्ट 40,000 करोड़ कम स्वास्थ्य पे खर्च हो रहा। और बाकी जितने क्षेत्र हैं उसमें इनसे कम ही किया जा रहा खर्च, इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बजट 2025-26 का जो कुछ कुछ घोषणाएं किया गया बजट 2025-26 में कि ये बनाएंगे, ये होगा, ये चीज़ों का निर्माण होगा, ये स्थापना होगी, उन चीज़ों को देखते हैं। बजट में जो घोषणाएं होती है कि आने वाले सालों में हम ये काम करने वाले हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। जैसे कि महिला हाट का स्थापना। दोस्तों महिला हाट का स्थापना जो पटना में करने का घोषणा किया गया बजट में, बजट 25-26 के बजट में महिला हाट, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। महिला हाट का स्थापना कहाँ होगा? पटना में होगा, इसको ध्यान में रखना है। जैसे कि अभी हाल ही में करेंट अफेयर्स में देखा गया था कि जीविका हाट का स्थापना नालंदा में किया गया है, उसी प्रकार से महिला हाट का स्थापना पटना में किया जाएगा। जिम ऑन व्हील्स यानी कि जिम ऑन व्हील्स यानी कि चलता फिरता जो जिम होता है उसे जिम ऑन व्हील्स कहा जाता है। उस वो भी पटना में स्थापना इसका किया जाएगा। इसको कहाँ पे संचालन किया जाएगा? पटना में संचालन किया जाएगा। जिम ऑन व्हील्स गाड़ी पे जो जिम का इक्विपमेंट होगा उससे होगा दोस्तों। जिम ऑन व्हील्स पटना में, महिला हाट पटना। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क दोस्तों, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ पे किया जाएगा? फतवा पटना में। फतवा पटना जेतिया, जेतिया एक जगह ना है जो फतवा पटना में है। तो या तो ऑप्शन में एग्जाम में पटना दे दे या तो जेतिया फतवा दे दे दोस्तों, इसको ध्यान। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बन रहा है? जेतिया फतवा में बन रहा है। जैसे ड्राई पोर्ट, राज्य का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ बन रहा है? बिहटा पटना में बन रहा है। उसी तरह फतवा पटना में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। बजट में ये इसका घोषणा किया गया है दोस्तों। बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र, जैसे हम लोग पता है कि सोनपुर का जो मेला होता है वो हरिहर का मेला भी कहा जाता है उसको, उसी प्रकार बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र का जो निर्माण किया जाएगा वो सोनपुर सारण में किया जाएगा। जिला दे दे तो सारण, जगह दे दे तो सोनपुर में किया जाएगा दोस्तों। बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र ये इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसका जो निर्माण किया जाएगा यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के तर्ज पे किया जाएगा। किसके तर्ज पे किया जाएगा? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो वाराणसी में बना है उसी प्रकार से बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र सोनपुर सारण में किया जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। औद्योगिक पार्क, औद्योगिक पार्क जो है इंडस्ट्रियल पार्क का जो स्थापना डोभी गया में किया जाएगा। गया जी का एक जगह है, गया जी डिस्ट्रिक्ट का एक जगह है डोभी, डोभी में औद्योगिक पार्क का स्थापना किया जाएगा। बजट में ये घोषणा किया गया दोस्तों। यह जो औद्योगिक पार्क होगा अमृतसर कोलकाता, अमृतसर और कोलकाता, पंजाब से कोलकाता के बीच में औद्योगिक कॉरिडोर जो है उसी के बीच में हिस्सा होगा गया का डोभी। यानी अमृतसर से जो कोलकाता है उसी के बीच में गया है का डोभी, वहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर का हिस्सा होगा, ये भी ध्यान में रखना। अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता केंद्र, यहाँ पे तीन चीज़ें लिया जिसका उत्कृष्टता केंद्र का घोषणा किया गया बजट में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का गुड़ के लिए, गुड़ के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र खुलेगा पूसा समस्तीपुर में खुलेगा दोस्तों। पूसा समस्तीपुर में खुलेगा। यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि दोस्तों बिहार का नक्शा में अगर देखेंगे तो गन्ना का सर्वाधिक खेती उत्तर पश्चिम बिहार में होता है, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान ऐसे डिस्ट्रिक्ट में, परंतु जो उसका सेंटर ऑफ एक्सेलेंस गुड़ का खोला जाएगा वो पूसा में खोला जाएगा समस्तीपुर में। इसको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछ सकता है
क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन उधर के होंगे तो ज़्यादा चांस है कि स्टूडेंट गलती करें, तो ध्यान में रखना समस्तीपुर। पोषक अनाज, पोषक अनाज जो होता है उसके लिए उत्कृष्टता केंद्र जो कहाँ खोला जाएगा, टनकुप्पा गया में। गया में हम लोगों ने दो चीज़ देखा अभी तक, औद्योगिक पार्क भी वहाँ बनेगा, और जो पोषक अनाज के लिए जो भी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना जो की जाएगी, टनकुप्पा, टनकुप्पा गया। गया इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गया डिस्ट्रिक्ट दे सकता है या टनकुप्पा जगह है। अब पान, दोस्तों पान के लिए उत्कृष्टता केंद्र, पान के लिए जो उत्कृष्टता केंद्र है वो वैशाली में खोला जाएगा। बिंदुपुर जो वैशाली का एक जगह है बिंदुपुर में, वो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पान के लिए उत्कृष्टता का। गुड़ के लिए समस्तीपुर हो गया, पोषक अनाज के लिए गया हो गया, पान के लिए वैशाली हो गया, इसको ध्यान में रखें। कैंसर हॉस्पिटल, दोस्तों कैंसर हॉस्पिटल का जो घोषणा किया गया बजट में, वो कहाँ पे बनेगा, बेगूसराय में। ये ऐसा पूछ दे कि बिहार बजट 2025-26 में कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा किस जिले में की गई है, तो बेगूसराय जिले में की गई, इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब हम लोग अन्य तथ्य देखते हैं। मधुबन जलाशय का निर्माण, मधुबन जलाशय जो है दोस्तों, मधुबन जलाशय का निर्माण राजगीर नालंदा में किया जाएगा। मधुबन जलाशय का निर्माण कहाँ किया जाएगा, राजगीर नालंदा में। बुद्धि सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप, यानी कि बुद्धा म्यूजियम का स्थापना जो किया जाएगा वैशाली में किया जाएगा दोस्तों। वैशाली में, वैशाली जिला में बुद्धा सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का जो निर्माण किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है, वैशाली में किया जा रहा है। मधुबन जलाशय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, राजगीर नालंदा में किया जा रहा है। कुंड घाट जलाशय योजना, कुंड घाट जलाशय योजना का जो निर्माण किया जा रहा है जमुई में किया जा रहा है। बहुआर नदी, बहुआर नदी, बहुआर नदी कहाँ है दोस्तों, ये भी पूछ सकते हैं, जमुई में। वहाँ पे कौन सा जलाशय योजना बन रहा, कुंड घाट जलाशय योजना दोस्तों। मधुबन जलाशय योजना राजगीर नालंदा, कुंड घाट जमुई। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है, मधुबन में दोस्तों गंगा का पानी, गंगा का पानी स्टोर किया जाएगा पीने के लिए, पेयजल हेतु। वहीं पे जो जमुई में है, बहुयार नदी पे बनाया जा रहा है, इस सूखा से निपटने के लिए किया जाएगा। सूखाग्रस्त इलाका जो है वहाँ पे पानी देने के लिए इस जलाशय को पानी स्टोर किया जाएगा, कुंड घाट जलाशय योजना। ये डिफरेंस है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का रेप्लिका बनेगा, यानी कि विश्व के जो 7 अजूबे हैं उसका रेप्लिका जो बनेगा बिहार में, बोध गया में बनेगा, गया जी में, गया जी में, बोध गया में बनेगा। पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए बोध गया में दोस्तों 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का रेप्लिका बनाया जाएगा। एक सिंबॉलिक उसका आकार बनाया जाएगा, आकृति बनाई जाएगी, जो से रेप्लिका बोला जाएगा। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो बोध गया, गया जी में बनेगा, इसको भी ध्यान में रखना है। करमचट इको टूरिज्म एंड एडवेंचर हब, कैमूर। कैमूर दोस्तों काफ़ी ग्रीनरी डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब इको लाइफ है, इको टूरिज्म का स्कोप है, इसलिए इको टूरिज्म एंड एडवेंचर हब कहाँ बनेगा, करमचट एक जगह है वहीं पे कैमूर में बनेगा। कैमूर में मुंडेश्वरी इको पार्क, अगेन इको पार्क, मुंडेश्वरी इको पार्क, इको टूरिज्म दोनों ही कैमूर में बनेगा, इसको ध्यान में रखना। जहाँ इको आए वो कैमूर हो जाएगा दोस्तों। बजट के अनुसार मत्स्यगंधा झील के पास पर्यटक सुविधा विकास किया जा रहा है। तो ये पूछा जा सकता है मत्स्यगंधा झील कहाँ पे है, तो मत्स्यगंधा झील जो है वो सहरसा में है, ये भी पूछा जा सकता है। और इसी पे राज्य का दूसरा ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। पहला राज्य का ग्लास ब्रिज कहाँ है, राजगीर नालंदा में है। तो दूसरा ग्लास ब्रिज कहाँ प्रस्तावित है दोस्तों, राज्य का दूसरा ग्लास ब्रिज जो बनेगा मत्स्यगंधा झील के पास बनेगा, वो सहरसा में बनेगा। पहला ग्लास ब्रिज राजगीर नालंदा, तो ये इंपॉर्टेंट मत्स्यगंधा झील। बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंगेर में बनेगा दोस्तों। चूँकि मुंगेर में वानिकी कॉलेज है, उसी को अपग्रेड करके बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज, ये तो था ही, इसको रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट लगा दिया, अनुसंधान केंद्र में उसको परिवर्तित कर दिया गया। विद्यालय, महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र दोनों हो गया दोस्तों। बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंगेर में, इसको भी ध्यान में रखेंगे। राज्य का दूसरा तारामंडल, सेकेंड प्लेनेटेरियम जो है वो दरभंगा में बनेगा। पहला कहाँ था दोस्तों, पटना में था, पटना में है दोस्तों। राज्य का दूसरा तारामंडल जो है सेकेंड प्लेनेटेरियम वो दरभंगा में बनेगा, इसको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट देखते हैं।
अब कुछ कुछ अन्य जो बिहार बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी वैक्सीनेशन काफ़ी चल रहा है इसका स्कूलों में बच्चियों के लिए। तो उसको मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना 2024। मुख्यमंत्री बालिका प्रतिरक्षण योजना 2024 कब शुरुआत हुआ? 6 अक्टूबर 2024। ये डेट भी पूछा जा सकता है दोस्तों, 6 अक्टूबर 2024 में शुरुआत किया गया। ये है क्या दोस्तों? जो कैंसर जो पैदा करने वाला जो वायरस होता है, एचपीवी वायरस उसको बोला जाता है, जो सर्वाइकल कैंसर को लिए कारण होता है वो होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये जो दोस्तों फुल फॉर्म है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है साइंस एंड टेक्स सेक्शन से। एचपीवी वायरस, एचपीवी का फुल फॉर्म तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो टीकाकरण एचपीवी वैक्सीन कहलाएगा, उसका जो टीका है एचपीवी वैक्सीन है वही लगाया जा रहा है दोस्तों। इसका बचाव कराएगा सर्वाइकल कैंसर से, जो कि गर्भाशय, ग्रीवा, जननांग मस्सा ऐसे आदि कैंसर जो होते हैं उससे बचाव कराएगा। इसमें जो बालिकाएं हैं 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग की जो भी बालिकाएं हैं उसको ये वैक्सीन निःशुल्क लगाया जा रहा है दोस्तों। बिहार एचपीवी टीकाकरण निःशुल्क कराने वाला प्रथम राज्य है। फ्री में टीकाकरण कराने वाला दोस्तों ये बिहार जो है देश का पहला राज्य है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एचपीवी याद रखना दोस्तों, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अब जो बजट में जो बताया गया अवार्ड और रैंकिंग में बिहार का जो परफॉर्मेंस रहा उसको देखते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने में दोस्तों, आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का स्थान कितना है? थर्ड रहा है। बिहार का रैंकिंग कितना रहा है दोस्तों? आयुष्मान कार्ड निर्गत करने में थर्ड रहा है। वहीं पे फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड 2022, चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जो है 2025 में जिसको दिया गया, तो उसमें बिहार का जो स्थान है तीसरा रहा है। चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में बिहार का स्थान कितना रहा है? तीसरा रहा है। ये इसको भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों, जल में तीसरा रहा, आयुष्मान कार्ड बनाने में भी तीसरा रहा। स्वच्छ पानी एवं सफाई SDG 6 जो सतत विकास लक्ष्य है उसका छठा लक्ष्य जो है सतत स्वच्छ पानी और सफाई, इसमें जो है बिहार का रैंकिंग क्या है? थर्ड है दोस्तों। यानी कि इसमें भी पानी है, इसमें भी जल है, पानी जल और आयुष्मान कार्ड तीनों बनाने में तीसरा स्थान है। लेकिन ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है हॉस्पिटल्स में, उसमें जो है बिहार प्रथम स्थान पे है। यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM क्रियान्वयन में, ये दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों, ऑनलाइन OPD पंजीकरण जो है और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में दोनों बिहार में बिहार का स्थान फर्स्ट है। बिहार का स्थान पूरे देश में फर्स्ट स्थान पे है। यानी आयुष्मान कार्ड बनाने में थर्ड, चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार में थर्ड स्थान पे है, SDG गोल 6 यानी स्वच्छ पानी और सफाई में थर्ड स्थान पे है। वहीं ऑनलाइन OPD पंजीकरण में यानी डिजिटल भारत मिशन में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में दोस्तों बिहार का स्थान पहला है। अब हम लोग अन्य तथ्य की बात करते हैं। बिहार में जो बिजनेस कनेक्ट हुआ था दोस्तों, जिसमें लगभग 400 से 500 कंपनियों ने यहाँ पे निवेश करने के लिए MOU साइन किया गया है। तो लगभग ये आंकड़े पूछे जा सकते हैं, 1.80 लाख करोड़ का आंकड़ा, ये काफ़ी हैवी अमाउंट है दोस्तों जो बिहार में इन्वेस्ट किए जाएंगे आने वाले दिनों में। लगभग 400 से 500 कंपनियां इस पे MOU साइन किया है। COP28 में बिहार के किस योजना की सराहना हुई? JJHM यानी जल जीवन हरियाली मिशन का, JJHM जल जीवन हरियाली मिशन का सराहना हुआ। COP28 कहाँ हुआ था दोस्तों? ये दुबई में हुआ था। COP28 का आयोजन कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था। उसमें बिहार के किस योजना की सराहना हुई? JJHM। वाटर प्लस घोषित नगर निगम कौन सा है? पटना नगर निगम को वाटर प्लस घोषित कर दिया गया है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स अवार्ड बिहार को मिला है। बजट में बताया गया कि बिहार को जो फिक्की के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया? फिक्की के द्वारा इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट यानी कि स्पोर्ट्स में, खेल में उभरता हुआ राज्य कौन है, उभरता हुआ राज्यों का अवार्ड जो दिया गया वो बिहार को दिया गया, क्योंकि बिहार में काफ़ी ज़्यादा खेल को प्रोत्साहित किया जा रहा है अन्य राज्यों की तुलना में। तो इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स, इमर्ज हो रहा है बिहार स्पोर्ट्स में, इसीलिए इसको फिक्की के द्वारा अवार्ड दिया गया। सुरक्षित सफ़र सुविधा, सुरक्षित सफ़र सुविधा जो है महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। जो सफ़र करेगी महिला द्वारा अपनी जानकारी जो है यात्रा की जानकारी रजिस्टर करा सकती 112 नंबर पे कॉल करके।
कि हम यहाँ से यहाँ यात्रा कर रहे हैं, अगर खतरा महसूस होगा उससे मॉनिटरिंग किया जा सकता है उसको पुलिस के द्वारा। तो सुरक्षित सफ़र सुविधा के लिए कौन सा नंबर डायल करना होगा? 112 नंबर, इसको ध्यान में रखना। स्कॉच अवार्ड, बिहार के किस मंत्रालय को स्कॉच अवार्ड मिला है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यानी पर्यावरण में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण बिहार को स्कॉच अवार्ड दिया गया है मंत्रालय को। अभी हम लोगों ने देखा जल जीवन हरियाली मिशन भी को भी सराहना किया गया कोप में, और इनको स्कॉच अवार्ड भी पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दिया गया है। पीएम ई बस सेवा योजना, पीएम ई बस योजना के तहत कितने इलेक्ट्रिक बस बिहार में चलाए जाएंगे? 400 इलेक्ट्रिक बस चलाए जाएंगे। बिहार में आम ट्रांसपोर्टेशन के लिए कितने इलेक्ट्रिक बस चलाए जाएंगे? पीएम ई बस योजना, ये तो योजना के तहत 400 इलेक्ट्रिक बस चलाए जाएंगे। कौन से बस? इलेक्ट्रिक बस। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिथिला चित्रकला संस्थान को दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आरबीआई के द्वारा दिया गया। मिथिला चित्रकला संस्थान को कौन सा अवार्ड मिला है दोस्तों? सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला। मिथिला चित्रकला संस्थान को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, ध्यान रखेंगे। टोटल एसएचजी, टोटल जो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है बिहार में, बजट में बताया गया 10.63 लाख, 10.63 लाख जो स्वयं सहायता समूह है दोस्तों, उतना क्रिएट हो चुका है, रजिस्टर हो चुका है, जिसमें कि लगभग 1.35 करोड़ महिलाएं जुड़ चुकी है स्वयं सहायता समूह से। इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, 10.63 लाख के आसपास। अब योजना दोस्तों, कुछ योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई है बजट में, जैसे कि मुख्यमंत्री गरीब कन्या विवाह मंडप योजना, नाम में ही दोस्तों गरीब कन्या के विवाह के लिए एक मंडप बनाया जाएगा सभी ग्राम पंचायत, कितने ग्राम पंचायत में? 8053 ग्राम पंचायत में, हर पंचायत में एक विवाह मंडप बनेगा जो कि गरीब कन्या के विवाह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और एक मंडप बनाने की जो राशि दी जाएगी प्रत्येक पंचायत को 50-50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी विवाह मंडप बनाने के लिए। तो इसको ध्यान में रखना, ये 50 लाख की राशि, और इतने कहाँ पे बनेगा? सभी ग्राम पंचायत में। ऑप्शन में ये दिया जा सकता है प्रखंड में, अनुमंडल में, जिला में, या ग्राम पंचायत में, तो ग्राम पंचायत में बनेगा। पिंक बस सेवा और पिंक टॉयलेट सेवा, इन दोनों को देखते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि महिलाओं के लिए है, तो महिलाओं के लिए है, इसमें यात्री महिलाएं होगी पिंक बस सेवा में, चालक भी महिला होगी, कंडक्टर भी महिला होगी, सभी महिलाएं होगी, यानी कि 100% महिला द्वारा संचालित, महिलाओं के लिए संचालित होगा पिंक बस सेवा। वहीं पिंक टॉयलेट सेवा जो है, महिला हेतु सभी शहर में पिंक टॉयलेट निर्माण किया जाएगा, वो उनको महिलाएं इस्तेमाल कर पाएंगी पिंक टॉयलेट। पिंक बस महिलाओं के लिए, पिंक टॉयलेट सभी महिलाओं के इस्तेमाल के लिए सभी शहरों में। तरकारी सुधा आउटलेट दोस्तों, डेयरी सुधा आउटलेट होता है जिससे हम लोग दूध और पनीर खरीदते हैं वहाँ पे, और तरकारी सुधा आउटलेट में अब सब्जियां बिकेंगी। कहाँ पे? ये प्रखंड स्तर पे खुलेंगी, 534 मतलब प्रखंडों में तरकारी सुधा आउटलेट खुलेगा। तरकारी सुधा आउटलेट सभी 534 प्रखंड में खुलेगा, यानी सभी ग्राम पंचायत में गरीब कन्या विवाह मंडप योजना बनेगा, और सभी प्रखंड में तरकारी सुधा आउटलेट खुलेगा। ये हम लोग देखते हैं। इस प्रकार से हमारा बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 और बिहार का बजट 2025-26 कंप्लीट होता है। और ये जो वीडियो है, ये इसके जो फैक्ट हैं 2025 के और 2026 के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू।